इनकम टैक्स रूल में हुआ एक बड़ा बदलाव। अब आपको आईटीआर फाइल करते टाइम अपना बैंक बैलेंस भी देना होगा। 31 मार्च को कितना बैंक का बैलेंस है आपको वो बताना होगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। क्या ये नया बड़ा बदलाव है, किस तरीके से प्रैक्टिकली ये अप्लाई होगा और आपको कैसे इफेक्ट करने वाला है, सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। गाइज मैं हूँ विवेक। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको मुझे देनी है, आईटीआर 4 के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की तरफ जब आप जाते हैं 44AD, 44ADA या 44AE, तो उस केस में आईटीआर 4 में आपको अपनी कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होती है, बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है। इसमें एक नई रिक्वायरमेंट ऐड की गई है जो पिछले साल तक नहीं थी। अब आपको बैंक बैलेंस देना कॉलम E1 के अंदर मैंडेटरी हो गया है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर मैं तो सैलरी क्लास इंडिविजुअल हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे तो आईटीआर 4 से कोई लेना देना है नहीं, मेरे लिए तो आईटीआर 1 और 2 जाएगी। लेकिन आजकल हर दूसरा इंसान इंट्राडे एफएनओ ट्रेडिंग करता है, शेयर मार्केट में काम करता है। और अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो तो वहाँ पर बिजनेस कर रहे हो आप, वो भी बिजनेस के अंदर क्लासीफाई होता है और आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप 44AD में या आईटीआर 4 के अंदर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर भी 44AD अप्लाई होता है या 44ADA अप्लाई होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप जाना चाहते हो, तो आपके लिए जो आईटीआर रहती है वो आईटीआर 4 रहती है। और जो बड़ा बदलाव इस बार किया गया है वो आईटीआर 4 के अंदर किया गया है। बैंक बैलेंस यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। सर छोटी सी रिक्वायरमेंट है, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका एनालिसिस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। लेकिन एक और चीज यहाँ पर ऐड की गई है जो कि है इन्वेस्टमेंट E18A। ये मैंडेटरी नहीं है अभी, लेकिन फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी आपका मैंडेटरी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट ये नया डाला गया है। साथ ही में बैंक बैलेंस आपका लास्ट ईयर तक रहता था लेकिन मैंडेटरी नहीं था। इस साल से बैंक बैलेंस देना 31 मार्च 2026 का आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका एनालिसिस क्या होगा, वो एक बार डिटेल में समझते हैं। इससे आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इनकम टैक्स में 3 सेक्शन होते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के। एक होता है 44AD, एक होता है 44ADA एंड एक होता है 44AE। अगर बात करें 44AD की तो इसमें क्या है, मिनिमम प्रॉफिट दिखाने की रिक्वायरमेंट होती है 6% अगर डिजिटल रिसीट्स हैं एंड 8% अगर कैश में आपको रिसीविंग हो रही है। तो इसी तरीके से कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए 44ADA अप्लाई होता है जहां पे मिनिमम प्रॉफिट आप दिखा सकते हो 50%, लेकिन ये मिनिमम प्रॉफिट होता है। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट इससे ज़्यादा है तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्ट करना होता है अपनी आईटीआर में। सिमिलरली 44AD में भी ऐसा ही है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट आपका जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो आपको अपना एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ रिपोर्ट करना होता है। इस साल से गवर्नमेंट ने एक खेला खेल दिया और आपके लिए बैंक बैलेंस देना मैंडेटरी हो गया है। क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बैंक में तो आपके पैसा ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन आप आईटीआर जो है वो उतनी फाइल नहीं कर रहे हैं। आईटीआर आप कम की फाइल कर रहे हो, बैंक में बैलेंस आपके ज्यादा आ रहा है। अब इस डिस्क्रिपेंसी को कैसे ठीक किया जाए, अब आप खुद बताओगे। आईटीआर 4 में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, जितने भी बिजनेस अकाउंट हैं आपके वो अब आपको रिपोर्ट करने होंगे आईटीआर 4 के अंदर। अब यहां समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है, मैं आपको समस्या बताता हूं। समस्या ये आती है कि बिजनेस अकाउंट तो आपको रिपोर्ट करने हैं। कई सारे लोग टैक्स बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, बिजनेस की जो रिसीट है वो अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं जिससे जीएसटी ना देना पड़े। सेविंग अकाउंट में ले ली, 50 लाख की सेल हुई, उसमें से 20 लाख की सेल अब हमने सेविंग अकाउंट में ले ली, बाकी 30 लाख की सेल करंट अकाउंट में जीएसटी दे दिया उसके ऊपर और 20 लाख पे जीएसटी बचा लिया। लेकिन अब इनकम टैक्स के अंदर अब आपको पूरा अमाउंट रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो करंट अकाउंट तो जाएगा ही जाएगा, करंट अकाउंट में तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो बिजनेस का अकाउंट है तो वो उसका क्लोजिंग बैलेंस तो जाएगा ही जाएगा। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा सेविंग अकाउंट का बैलेंस भी। अब सेविंग अकाउंट का भी पूरा बैलेंस जाएगा 31 मार्च का, क्योंकि सेविंग अकाउंट में भी आपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स ली हुई हैं। तो जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं जो आप आईटीआर में रिपोर्ट कर रहे हो वो सभी अकाउंट आपको यहाँ रिपोर्ट करने होंगे, चाहे वो करंट अकाउंट है चाहे वो सेविंग अकाउंट है। और इसके साथ साथ एक रिक्वायरमेंट तो पहले से चलती हुई आ रही है, कोई नई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सभी बैंक अकाउंट, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट है चाहे वो करंट अकाउंट है, आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है अपनी आईटीआर में। अगर आप वो नहीं करोगे तो 10,000 की वो पेनल्टी तो अलग से है।
सभी अकाउंट आपको अपने आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करने होते हैं। बैंक बैलेंस केवल उनका दिखाना है जो बिजनेस से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन हैं आईटीआर 4 के अंदर। ये नई रिक्वायरमेंट यहां पर आपकी ऐड हुई है। तो पहले जो आप ये काम करते थे केवल मिनिमम प्रॉफिट दिखाया, अब आपको अपने एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्ट करने हैं अगर वो ज्यादा हैं तो। अगर एक्चुअल प्रॉफिट कम है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, तब तो मिनिमम से काम चल जाएगा। बट अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तब आपको अपने एक्चुअल और हायर प्रॉफिट्स ही रिपोर्ट करने होंगे अपनी आईटीआर के अंदर। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूं। मिस्टर राजेश जी हैं, छोटी मोटी शॉप चलाते हैं, रिटेल दुकान चलाते हैं, मोबाइल एसेसरीज की इनकी दुकान है। इनकी जो टर्नओवर आई पूरे साल की वो 48 लाख की इनकी टर्नओवर हुई। और उन्होंने जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया सारा बैंक के अंदर पैसा आया, तो उन्होंने 48 लाख का 6% प्रॉफिट यहाँ पर डिक्लेयर किया, जो कि 2.88% यहाँ पर होता है। अब उनके बैंक अकाउंट में उनको रिपोर्ट करना था, तो उनका बैंक अकाउंट में जब उन्होंने रिपोर्ट किया, बैंक अकाउंट में चेक किया तो 2 करोड़ का बैलेंस बढ़ा हुआ था। कुछ पुराना, पिछले कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं, पुराना बैलेंस भी होगा या इस साल का बैलेंस भी होगा। अब 2 करोड़ रुपए जब आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप इनकम रिपोर्ट कर रहे हो केवल 2.88 लाख की, अकाउंट में आपके 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो ये वेरिएशन आ गया आपकी इनकम के अंदर, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि जो प्रॉफिट होते हैं आपके बैंक में वही बैलेंस होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डिफरेंसेस रहते हैं हमेशा, आपका बैंक बैलेंस अलग रहता है, प्रॉफिट अलग रहता है, और इसी के लिए हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं बिजनेस के अंदर, जो कि हमको ये बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट कितने हैं और बैंक में कितना बैलेंस है। उसको रिकंसाइल करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो डिफरेंसेस दोनों में रहते हैं, बट इतने डिजास्ट्रिकल डिफरेंसेस हैं। तो यहां पर डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इतने बड़े डिफरेंस का रीजन क्या है। क्या आपने कोई 1.5 करोड़ का लोन लिया है अपने बिजनेस पर? अगर लोन लिया है तो जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक तो डिपार्टमेंट आपसे मैंडेटरी मांग ही नहीं रहा था बैंक बैलेंस, तो वो चीज को जस्टिफाई कैसे करता? अब डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहा है कि आप अपना बैंक बैलेंस बताओ। अगर वो आपके प्रॉफिट से बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस वेरिएशन का रीजन क्या है। और अभी तो इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने डाला है, इन्वेस्टमेंट अभी मैंडेटरी नहीं किया है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से या आगे के ईयर्स में इन्वेस्टमेंट भी मैंडेटरी कर दे। आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी की है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है और प्रॉफिट कितने दिखा रहे हो। अगर इस ट्रेल का बैलेंस मैच नहीं हो रहा या बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, आपके लिए परेशानी हो सकती है। आपको यहां पर अब 2 चीजें आएंगी आपकी। एक तो आपका आएगा अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी लग सकती है, मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट की है तो अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी 200% आपके ऊपर यहां लगाई जा सकती है। टैक्स का 200% लगता है यहां पर। इसके साथ साथ अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते तो यहां पर अनएक्सप्लेन्ड मनी भी उसको माना जा सकता है। एक और प्रोविजन होता है अनएक्सप्लेन्ड मनी का प्रोविजन भी यहां पर जो हमारे पास होता है, जहां 84% तक का टैक्स आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अगर आप अपने सारे बैंक सही से रिपोर्ट नहीं करते हैं तो 10,000 की पेनल्टी, तो ये पुरानी है, ये कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर। और नोटिस आपसे पूछा जा सकता है, ई कैंपेन के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है कि जो इतना बड़ा वेरिएशन आ रहा है आपकी इनकम के अंदर और आपके बैंक बैलेंस में, उसका रीजन बताइए। स्पेशली जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए देखिए, जो आईटीआर 3 फाइल करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, वहां पहले भी बैंक बैलेंस रिपोर्ट होते थे, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जो छोटे व्यापारी होते हैं वो प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम रिपोर्ट करते हैं और बैंक बैलेंस में एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो होता है। तो इसके वेरिएशन की वजह से आपको परेशानी आ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा वेरिएशन आपको वहाँ देखने के लिए मिलता है तो आपको करना क्या होगा? अब आपको एस्टिमेटेड एक्चुअल टैक्स जो है वो निकालना होगा कि कितना एक्चुअल टैक्स, आपका एक्चुअल इनकम कितनी आ रही है। अगर 48 लाख का आपका टर्नओवर है तो इसमें से निकालो कितना मोटा मोटा प्रॉफिट रहता है। 20% का रहता है तो 20% रिपोर्ट करो, इंस्टेड कि आप 6% रिपोर्ट करोगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने नेटवर्क के साथ में, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। इसके अलावा गाइज, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेशन मैंने कोर्स में अपडेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप न्यू इनकम टैक्स एक्ट के सेशन सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी एनरोल कर लीजिए। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।